दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के समय में राजनीति जगत की अगर बात करें तो नेताओं के प्रति जो लोगों की छवि है, लोगों की सोच है, कल्पना है, उसके अनुसार तो यह है नेता वो व्यक्ति होता है जो हमेशा झूठ बोलता है, स्वार्थी होता है और अपने भविष्य की चिंता के लिए वो किसी को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जनता के बीच में अपनी छवि निखारने में और उसको बरकरार रखने में काफ़ी सफल दिखता है। ऐसे में एक नेता ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो जनता के मुद्दों को संसद तक उठाने में काफ़ी सफल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह के बारे में। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार और बहुत ही प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वो राज्यसभा में जब भी अपनी बात रखते हैं तो उनके भाषण को लेकर, उनके तेज तर्रार स्वभाव को लेकर, जिस तरीके से वो सरकार को निशाने पर रखकर अपनी बात रखते हैं, उससे सरकार तिलमिला जाती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राज्यसभा के सदस्य जिस तरीके से उनके भाषणों को सुनने से घबराते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि संजय सिंह ने हमेशा जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को संसद में उठाने की कोशिश की है। वो एक ऐसे नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकलाप को, उस कमी को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं होता है। आपको याद होगा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा जा रहा था, उसकी ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर संजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अधिग्रहित की गई ज़मीन के बारे में ये खुलासा किया कि उन्होंने इस मामले में भारी घोटाला हुआ। ज़मीन खरीद फरोख्त में काफ़ी जिस तरीके से अनियमितताएं अपनाई गई, उसको जनता के सामने लाने का प्रयास संजय सिंह ने किया था। संजय सिंह वो नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से काल साबित होते दिखते हैं। जब भी वो संसद में खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार की चूल्हे हिल जाती हैं। ये बात तो साफ है कि संसद में, ख़ास तौर से राज्यसभा में, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं दिखता है जितने बेधड़क और तेज तर्रार और मुखर होकर वो सरकार की आलोचना करते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार उनके हमलों से बचने का रास्ता ढूंढने लगती है। ऐसे में संजय सिंह वो नेता हैं जो कि आज के समय में लोगों के लिए आदर्श बनते दिख रहे हैं। वैसे तो नदी के साथ बहने वाले सभी बह जाते हैं साथ में, लेकिन छवि उसकी बनती है जो कि नदी के प्रवाह यानी धारा के विरोध में अपने आप को खड़ा रखने में सफल होते हैं। उपस्थित रहना, बोल के चले मत जाना, एक एक चीज का जवाब देना। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपा हुआ है? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, अपने प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। अपने मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है। मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। जी मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं।
उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया, क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए। 16 पैसे, ये आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं, लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। फिलहाल तो संसद में जिस तरीके से संजय सिंह ने आज की जो सबसे बड़ी समस्या एलपीजी गैस के मामले को लेकर सरकार को घेरा, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस जो नई आपदा आई है देश के लोगों के ऊपर, उसके लिए आप ये अपने आप आई हुई आपदा नहीं, बल्कि इसके लिए पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार है। उन्होंने एक एक पेज का खुलासा करते हुए ये बताया किस तरीके से वर्तमान सरकार ने इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होकर ईरान के खिलाफ में अपना रवैया दिखाया, जिसकी वजह से आज ईरान से देश में जो एलपीजी गैस आती है 60% गैस हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। वहाँ पर ईरान सरकार का कब्जा रहता है। ईरान सरकार के अनुमति के बिना एक भी लीटर गैस वहाँ से आना असंभव है। ऐसे में पूरी भारतवासियों को गैस के संकट से जूझने पर मजबूर कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने। ऐसे में ईरान के साथ दुश्मनी लेकर, ईरान से वैसे तो भारत की कोई डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने इजराइल और यूएस के समर्थन में अपना रवैया दिखाया, उससे ईरान को काफ़ी अफसोस हुआ। आपको तो मालूम होना चाहिए ईरान 2019 तक भारत सरकार के साथ में मिलकर हमारे देश को एलपीजी और अन्य प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराता रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान और भारत की परंपरागत मित्रता के लोग उदाहरण देते हैं। ईरान का जो एलपीजी के खिलाफ, एलपीजी के एवज में जो पैसा दिया जाता था वो रुपए में दिया जाता था, बल्कि दूसरी जगहों पर आज ये हालात हैं कि जो भी भुगतान होता है विदेश में वो डॉलर में होता है।
ऐसे में भारत सरकार की मदद के लिए ईरान ने अपना 60,000 करोड़ रुपए बैंक में जमा रखा, जिसकी वजह से भारत सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होती रही। कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसरन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया। भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए, कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है। और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसरन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। ये तो पता नहीं किस गलती से होटल वालों के साथ मिलकर बैसरन घाटी को खोल दिया गया। अब इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसरन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे मान्यवर। वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था शुभम द्विवेदी जी के घर कानपुर में मान्यवर, और उनके पिता ने रो के एक ही मांग कही। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, उनके परिवार के लोगों ने, उनके पिताजी ने रो रो के एक ही बात कही, हमारे बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। जो लोग इसमें मारे गए हैं, सरकार हमें क्या मदद देती है उससे हमें लेना देना नहीं, कम से कम हमको शहीद का दर्जा दिया। ये उनकी पीड़ा थी, उनकी मांग थी। सिंह ने पिछले साल जब पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के 22 से लगभग 2 दर्जन से अधिक भारतवासियों को कत्लेआम करके हिला के रख दिया था, ऐसे में संजय सिंह ने केंद्र सरकार को हिलाते हुए राज्यसभा में अपने भाषणों से साफ कर दिया कि इस हमले के पीछे भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय और होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। जबकि ऐसे में भी आज तक साल भर बीतने के बाद भी एक भी व्यक्ति के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे साबित हो सके किसकी लापरवाही की वजह से पहलगाम के 300 किलोमीटर कश्मीर के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों ने किसकी शय पर पहलगाम में 2 दर्जन से अधिक टूरिस्टों को सरेआम गोली मारते हुए भारत सरकार की नींदें उड़ा दी। और आज तक भारत सरकार ने इस मामले में कोई भी खुलासा नहीं किया कि ये लापरवाही किस विभाग की थी और उस पर आज तक क्या एक्शन लिया गया। किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं।
प्रभु श्री राम के नाम पे आप धंधा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। ये मजदूरों का हक मारने का काम जो आप कर रहे हैं, अब इसको बंद कीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। मानवर बोले, जब ये मनरेगा योजना लाई गई, जब ये मनरेगा योजना लाई गई तो इस बिल को अस्थाई समिति में भेजा गया था। आज जब आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, इसको अस्थाई समिति में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप छिपाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा